हेलो स्टूडेंट्स, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। यहाँ हम आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्नों के अंतर्गत हम रचना कौशल वाले और भाषा अध्ययन संबंधित सबको हर एक प्रश्न को करेंगे। इसके अलावा हम परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ लखनवी अंदाज। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। नवाब साहब की आंखों में भी असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की और लेखक की ओर देखने के बजाय वे खिड़की से बाहर की तरफ देखते रहे। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। तो इन सभी हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? नवाब साहब ने यत्न पूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। अगला प्रश्न, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत है? तो लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार क्या नाम दे सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूंगी, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, या नवाबी दिखावा, या हम इसे झूठी शान शीर्षक भी दे सकते हैं। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी, पर उनमें अभी भी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति थी। अगला प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न है ये। इसमें पहला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया। उन्होंने खीरों के सिरे काटे, उन्हें गोदकर उनका झाग निकाला और खीरे छीलकर उसकी फांके बनाई। उस पर बाद में उन्होंने नमक मिर्च का चूर्ण बुरका,
जब फांकें पनियाने लगी तो उन्होंने एक फांक उठाई, मुंह तक ले गए, उसे सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फांकें फेंककर बाद में डकार ले ली। नेक्स्ट है, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो जिन चीजों का हम रसास्वादन करना चाहते हैं उनकी कल्पना मात्र से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अब आप किसी चीज को जब खाना चाहते हो तो क्या तैयारी करते हो, अपने हिसाब से बताओ। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो लाल टमाटर का रसास्वादन करने के लिए हम उसे अच्छी तरह से धोकर काट लेंगे, या तरबूज का रसास्वादन करने के लिए तरबूज को काट कर उसकी फांकें बना लेते हैं और तरबूज में से उसके बीज को निकालकर उस पर नमक बुरभुरा लेते हैं या नमक छिड़क लेते हैं। इसी तरह रसास्वादन के लिए तरह तरह की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की या और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो नवाबों की सनक और शौक यह रहे हैं कि वे अपनी वस्तु, हैसियत आदि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और बताते थे। वे बात बात में दिखावा करते थे। घटनाक्रम का वर्णन किया जाए तो एक बार लखनऊ के ही नवाब, जो प्रातः काल किसी पार्क में भ्रमण करने के लिए आया करते थे और कुछ खाया करते थे, एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमण करने आ गया। उसने नवाब साहब को सलाम ठोका और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वे गिर गए। उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम नहीं था, सारी मूंगफलियां थी। अब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो सनक का हाँ सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों, वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं। उदाहरण दिया जाए तो बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई। अपनी सनक के कारण वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, यह है आपका भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। तो निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। तो यहाँ आपको क्रियापद छांटना है और क्रिया का भेद बताना है। तो किसी वाक्य में कार्य के करने या होने का भाव क्रिया कहलाती है और वाक्य में प्रयुक्त उन शब्दों को क्रियापद कहते हैं जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराए। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया का भेद क्या होता है? जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे रेलगाड़ी चलती है या राम रोता है। यहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है तो वह अकर्मक क्रिया भेद होगा। और जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें कर्म का होना आवश्यक है, जैसे रमेश मिठाई खाता है, मैं कहानी लिखती हूं, ये सकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ वाक्य दे रखे हैं, हमें इसमें से क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद बताना है।
इसमें पहला है, एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो यहाँ क्रिया क्या थी? बैठे थे। क्रियापद हो गया बैठे थे और ये होगा भेद अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो ये दिखाया क्रियापद होगा और इसमें क्रिया भेद होगा सकर्मक। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो यहाँ बैठे और करते रहने से करना एक क्रियापद होगा जो कि सकर्मक क्रिया का भेद है। अगला है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ दो क्रियाएं पद होंगे, काटना और खरीदे होंगे, और ये कर्म को प्रभावित करता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। तो यहाँ क्रियापद होगा काटे और निकालना। ये हो गया सकर्मक क्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ देखा होगा क्रियापद और क्रिया भेद होगा सकर्मक। अगला है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। तो यहाँ लेटना क्रिया हो गई और ये क्रिया भेद होगा अकर्मक क्रिया का। लास्ट है, जेब से चाकू निकाला। निकाला क्रियापद होगा और ये सकर्मक क्रिया भेद होगा। अगला प्रश्न, अब आते हैं आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी। वे भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। वे खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाना चाहते थे और सेकंड क्लास का कम दूरी का टिकट बहुत महंगा नहीं था। अगला प्रश्न, नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया। तो नवाब साहब ने लेखक से बातचीत की उत्सुकता उस समय नहीं दिखाई जब वह डिब्बे में आया। लेखक ने इस उपेक्षा का बदला उपेक्षा से लिया। उसने भी नवाब साहब से बातचीत की उत्सुकता नहीं दिखाई और नवाब साहब की ओर से आंखें फेर ली। यह लेखक के स्वाभिमान का प्रश्न था जिसे वह बनाए रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीरे की फांके खिड़की से फेंकने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा। तो खीरे की फांके एक एक कर उठाकर सूंघने के बाद नवाब साहब खिड़की से बाहर फेंकते गए। उन्होंने डकार ली और लेखक की ओर गुलाबी आंखों से इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने लेखक को दिखा दिया था कि नवाब खीरे को कैसे खाते हैं। अपने नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खीरा खाने के बजाय फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरे खाने का प्रस्ताव अस्वीकृत क्यों कर दिया। नवाब साहब ने करीने से सजी खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़ककर लेखक से खाने के लिए आग्रह किया तो लेखक ने साफ मना कर दिया, जबकि लेखक खीरे को खाना चाहता था। इसका कारण यह था लेखक पहली बार नवाब साहब को खीरा खाने के लिए मना कर चुका था। अगला प्रश्न, मियां रईस बनते हैं लेखक के कथन में निहित भाव क्या है। तो नवाब साहब के खीरे के प्रति इस तरह का लगाव देखकर लेखक ने सोचा कि मियां रईस बनते हैं
पर खीरे जैसे तुच्छ खाद्य वस्तु का इतना गहरा शौक रखते हैं। खीरा जैसा फल साधारण लोग खाते हैं। सच तो यह है कि रईस बनने का यह ढोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ का क्या उद्देश्य है? लखनवी अंदाज पाठ का उद्देश्य यह है कि बिना कथ्य, बिना शिल्प, बिना पात्र, बिना प्रयोजन के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसे लिखा और पढ़ा जा सकता है। लखनवी अंदाज बनावटी जीवन पर व्यंग्य करने के उद्देश्य से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों? तो सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही लेखक चढ़ा, सामने एक सफेद पोश सज्जन को बैठे पाया। लेखक का यूं आना उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे खिड़की से बाहर देखने लगे, पर अचानक ही उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए कहा। ऐसा करके वे अपनी शराफत का नमूना प्रस्तुत करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए? तो लेखक ने देखा कि नवाब साहब खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खाने के स्थान पर सूंघकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। बाद में उन्होंने डकार लेकर अपनी तृप्ति और संतुष्टि दर्शाने का भी प्रयास किया। यही देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि इसी तरह बिना घटनाक्रम, पात्र और विचारों के कहानी भी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग्य निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। पाठ को पूरी तरह अपने में समेटे हुए यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन अभ्यास प्रश्नों के बाद अगले वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू and all the best.